नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी एक संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारी चल रही है। इस बीच वन लाइनर फॉर्म पे हम लोग कवर कर रहे हैं परीक्षावाणी को, लेकिन वन लाइनर के तौर पे ही हम लोग डिटेल वाइज उन टॉपिक्स पे कवर कर रहे हैं जो आप लोगों की एग्ज़ाम दृष्टि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। यदि अगर आप लोगों ने हिंदी की अगर कोई सीरीज अगर नहीं देखी है तो हमारी राजपाल सिंह सर की जो सीरीज है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमारी थ्योरी सेशन प्लस जो एमसीक्यू सीरीज है दोनों ही हमारी उसमें कंप्लीट है। आप लोग जाके उनको भी देख सकते हैं। दोनों के ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन से संबंधित अगर आप लोगों ने अन्य वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो दोस्तों 7 से 8 वीडियो लगभग हमारी आ चुके हैं। उसका भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से ऐतिहासिक संक्षिप्त को, कि आप लोगों के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जो जानकारियाँ हैं उनको मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है। देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व एक प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है, वह किसका है? तो दोस्तों, वह जो शिलालेख है वो अशोक का शिलालेख देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों बात करें तो इसमें ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें प्राकृत लिखा गया है, सॉरी, तो इसमें पाली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात करें तो इस लेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों के हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई थी। कौन से अभिलेख में? तो दोस्तों ये कालसी के जो 257 ईसा पूर्व का जो अभिलेख है इसमें अशोक द्वारा ये चीज़ों को लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं एक बात अगर आपको बताऊं तो जो कालसी अभिलेख है यहाँ पर जो निवासियों के लिए पुलिंद शब्द व क्षेत्र के लिए आपरान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो रहने वाले होंगे, निवास करने वाले, उनके लिए कौन से शब्द का कह रहा है? पुलिंद शब्द का कह रहा है। और जो वहाँ पर उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के लिए आपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कालसे अभिलेख में वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया है। और उस क्षेत्र के लिए, जो कालसे वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए आपरांत शब्द का प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोनों ही चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, तो आप लोग जो इनको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यह जो लेख है ये यमुना व टोंस नदी के संगम पर स्थित है। अच्छा, कालसे अभिलेख किन नदियों के संगम पर है? यदि अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक तो आपकी यमुना हो गई, दूसरी आपकी टोंस हो गई, ये आप लोग याद रखेंगे। यमुना और टोंस का जो संगम है ये भी दोस्तों देहरादून के कालसी नामक स्थान पर ही होता है। तो जो कालसी नामक स्थान है वहाँ पर हमारा कौन सा अभिलेख देखने को मिलता है? तो कालसी अभिलेख देखने को मिलता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों जो हमारा कालसी की अगर बात करें तो कालसी का अगर पुराना नाम या फिर प्राचीन नाम की बात करें तो दोस्तों ये हमारा शुद्धनगर के रूप में जाना जाता है। और शुद्धनगर के रूप में एक और भी इसका नाम, अन्य नाम देखने को मिलता है जिसको हम कलकूट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों, ये शुद्धनगर और कलकूट इससे पहले एग्जाम में बहुत से बार पूछे गए हैं कि कालसी का अन्य नाम क्या है या फिर कालसी किस प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों शुद्धनगर या फिर कलकूट आप लोग याद करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे इस बारे में कि जो कालसी अभिलेख है इसकी खोज किसने करी और इसकी खोज कैसे हुई, तो दोस्तों 257 ईसा पूर्व में जब हमारे अशोक कालीन जो शिलालेख था इसकी जो खोज है उसने उसे करने का जो श्रेय है वो मिस्टर फॉरेस्ट को हमारा जाता है। और मिस्टर फॉरेस्ट ने दोस्तों इसकी जो खोज है वो 1860 ईस्वी में करी है। ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार हमारा पूछा गया है कि मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा कालसे अभिलेख की खोज कब की गई। तो दोस्तों ये हमारा 1860 ईस्वी में करी गई। इससे पहले बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है। फिर देखिएगा हम बात करेंगे उसके बाद लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है तो दोस्तों ये हमारी राजकुमारी ईश्वरा का जो ये शिलालेख है ये देखने को मिलता है। और दोस्तों इससे हमें जो जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल है वहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है वो वहाँ से हमें मिलता है। और इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। अच्छा दोस्तों, जो यदुवंश थे हमारे, अब यदुवंश के जो शासक थे क्या उसके बारे में भी हम क्या डिस्कस करें? जी बिल्कुल। तो देखिएगा कि जो हमारा यदुवंश का जो शासन है वो 6 से 7वीं ईस्वी के आसपास में देखने को मिलता है। यानी कि 6ठी 7वीं ईस्वी के आसपास में हमारे यदुओं का शासन उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और यदुवंशीय राजाओं की जो जानकारी है वो लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख है उससे ही पता चलता है। इस लेख में 11 पीढ़ियाँ थी दोस्तों और इनके 12 शासक हुआ करते थे। यानी कि जो हमारी इस लेख है लाखा मंडल जो प्रस्तुति जो हमारी एक लेख है इस पर हमारी 11 पीढ़ियाँ हमारी आई हैं, उनमें लगभग 12 शासक हमारे देखने को मिले। और उनका जो नाम है वो हमारा उद्धृत है।
अब यदुवंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, अगर कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों जो यदुवंश का जो संस्थापक है उसे हमारा श्री सेन वर्मन के नाम से जाना जाता है। आयोग आजकल डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, खासकर अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, आप लोग जरूर ध्यान दें। दोस्तों जो आपके यदुवंश के जो संस्थापक थे वो श्री सेन वर्मन के रूप में जाने जाते हैं। और जो हमारा यदुवंश या फिर यमुना प्रदेश से जो यदुओं की जो राजधानी थी वो हमारी कहाँ पर थी, तो दोस्तों ये हमारी सिंहपुर पर देखने को मिलती है। सिंहपुर यदुओं की हमारी राजधानी देखने को मिलती है। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों राजकुमारी जो ईश्वरा है ये भास्कर बर्मन की पुत्री थी तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई एग्जाम में अगर आयोग को क्वेश्चन टफ बनाने हो तो आयोग पूछ सकता है कि राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम क्या था या फिर किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ये हमारी भास्कर बर्मन की पुत्री थी, भास्कर बर्मन की पुत्री थी। और किसकी पत्नी थी अगर पूछा जाता है तो जालंधर के जो राजकुमार हैं चंद्रगुप्त की ये हमारी पत्नी देखने को मिलती है। जालंधर के जो राजकुमार है चंद्रगुप्त, इनकी ये हमारी पत्नी भी देखने को मिलती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इससे आप लोगों को कितनी चीज़ें इनपुट देखने को मिली। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो दोस्तों जो हमारी ईश्वरा से लाखा मंडल है वहाँ पर एक शिव मंदिर भी बनाया गया है लाखा मंडल पे। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा जानकारी लेने लायक थे, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कराया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि त्रिशूल लेक कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो त्रिशूल लेक है ये हमारा गोपेश्वर व बाड़ाहाट से हमारा प्राप्त देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करेंगे हम गोपेश्वर या फिर बाड़ाहाट की, जो त्रिशूल लेखों के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था, एक बार फिर से देखते हैं कि गोपेश्वर का जो दोस्तों रुद्रशिव मंदिर है वहाँ से 6वीं शताब्दी के आसपास में नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। नाग राजाओं के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्रत्येक वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों समय हमारा लंबा चले जाएगा, इसीलिए हम लोग आज केवल इतना ही याद करेंगे कि जो नाग राजा थे उनके जो लेक हैं वो त्रिशूल लेक के रूप में रुद्रशिव मंदिर हमारे गोपेश्वर चमोली से देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों बात करें तो गोपेश्वर में मंदिर में जो विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग थे ने अपने जो हिमाद्री शैली बनाया था जिसका प्राचीन नाम रुद्र महालय के रूप में भी जाना जाता है। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा गोपेश्वर है इसके प्राचीन नामों के बारे में अगर बात करें तो गोपाला है, गौथला है और गौस्थल के रूप में इसको जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए गोपेश्वर से, अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जब 1970 की जो एक बाढ़ आती है अलकनंदा नदी में, तो उसके आने के बाद जो चमोली है, चमोली ज़िले में काफ़ी भयंकर नुकसान देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो चमोली ज़िले का जो मुख्यालय है वो हमारा जुलाई 1970 से चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो आपका गोपेश्वर में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर उसके बाद बात करें दोस्तों बाड़ाहाट की, तो बाड़ाहाट जो नाम है दोस्तों ये किसका प्राचीन नाम है आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो बाड़ाहाट है ये उत्तरकाशी जनपद को कहा जाता था, यानी कि उत्तरकाशी का जी प्राचीन नाम हमारा क्या है तो बाड़ाहाट है। अगर उत्तरकाशी को पुराणों में क्या कहा जाता था तो सौम्य काशी के रूप में उसको जाना जाता था। उत्तरकाशी का एक और नाम था दोस्तों जिसे ह्वेनसांग द्वारा दिया गया था, जिसको हम शत्रुघ्न के रूप में भी जानते थे। तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे कि जो त्रिशूल लेख हैं हमारे वो कहाँ से मिले हुए हैं, तो आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट से मिले हुए हैं जो हमारे नागवंशी राजाओं के देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 137 की, पांडकेश्वर, कंडार, चंपावत और बैजनाथ से किन के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्रीय लेख हैं ये हमें पांडुकेश्वर हो गया, कांडार हो गया, चंपावत और बैजनाथ से लगभग देखने को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में अगर छोटा सा डिस्कस करें तो देखिएगा, तो अगर बात करें तो देखिएगा कि जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश था वो उत्तराखंड का प्रथम राजवंश के रूप में भी देखने को मिलता है। दोस्तों इस परिवार में लगभग 3 परिवार हमारे देखने को मिलते हैं और लगभग 14 नरेशों का कार्यकाल इसमें देखने को मिलता है जो हमारा लगभग 300 वर्षों तक चलता है। अगर बात करें तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो हमारे कहाँ देखने को मिलती है, तो कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ के आसपास में देखने को मिलती है। और कार्तिकेयपुर राजवंश के जो राजाओं की दूसरी राजधानी है वो हमें कत्यूर घाटी यानी कि बागेश्वर में देखने को मिलती है। अधिकतर किताबों में इसको अल्मोड़ा में भी लिखा गया है क्योंकि उस समय जो सम्मिलित क्षेत्र था वो अल्मोड़ा और बागेश्वर एक देखने को मिलता है। लेकिन अभी जब अलग जनपद बनने के बाद अगर देखा जाए तो जो सही आंसर है उसका वो हमारा बैजनाथ कार्तिकेयपुर दूसरी जो राजधानी है वो बनाई जाती है और वर्तमान बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो अगर भाषा थी अगर उसके बारे में बात करें तो दोस्तों भाषा से संबंधित क्वेश्चन इससे पहले भी हमारे देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम उससे पहले देखते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक के 9 अभिलेख हमें मिले हैं जिनकी जो लिपि है वो कुटिला है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्तिकेयपुर राजा की जो
अभिलेख मिले हैं उनकी जो भाषा है वो कौन सी है, तो दोस्तों कुटिला भाषा उसमें देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें तो अगर किसने अगर आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा था कि किसने कार्तिकेयपुर राजाओं को कत्यूरी शब्द से प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ है। तो दोस्तों एटकिंसन ने जो कार्तिकेयपुर राजा थे उनको कत्यूरियों के रूप में भी प्रयोग किया था नाम, तो एटकिंसन आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। फिर देखिएगा, अब देखिएगा जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका बताने वाला हूँ, जो लगभग इससे पहले काफ़ी बार अगर पूछा भी जाता है। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है दोस्तों, उसकी जो राजभाषा है वो क्या है। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था। हम डिस्कस करेंगे इस पर डिटेल पे, क्योंकि जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है इसमें दोस्तों आप लोगों को अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक ये कि जो राजभाषा है और एक लोक भाषा देखने को मिलती है। अब अगर आप राजभाषा की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, यानी कि राजकाज की जो भाषा है वो आपकी संस्कृत देखने को मिलती है। और अगर दूसरी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दूसरी इनकी लोक भाषा थी। अब लोक भाषा की अगर बात करें तो दोस्तों लोग जो बोलचाल की हमारी भाषा रहती है उसको लोक भाषा हम कह सकते हैं। लोक भाषा इनकी दोस्तों पाली देखने को मिलती है। तो दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कत्यूरी शासन में कत्यूरी शासकों की जो राजकाज की भाषा थी अगर वो क्या थी आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग संस्कृत आंसर करेंगे। और यदि अगर आप लोगों से क्वेश्चन करा जाता है कि लोक भाषा क्या थी तो आप लोग पाली उसको आंसर करेंगे। तो दोनों ही आप लोग इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों ही को ही आप याद रखेंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों 3 परिवार इसके देखने को मिलते हैं। अगर मैं ऐतिहासिक तौर पे जाऊंगा तो आप लोगों के बहुत समय इसमें लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल शॉर्ट चलूँगा कि जो पहला परिवार है वो बसंतदेव परिवार के रूप में हमारा देखने को मिलता है। इन्होंने क्या काम किए क्या नहीं किए ये हम जब हिस्ट्री करेंगे तो उस समय बहुत तरीके से इसको करेंगे। द्वितीय परिवार में अगर देखा जाए तो दोस्तों निम्बर वंश हमें देखने को मिलता है। और तृतीय जो परिवार है वो हमें सलोड़ादित्य परिवार के रूप में देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों जो बैजनाथ कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजधानी है रही है, जो भी वर्तमान हमारी कहाँ पर देखने को मिलती है तो बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के जो शासनकाल में है वहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके समय में आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था। इससे पहले बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय पर जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य हैं उनका उत्तराखंड पर आगमन होता है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित कुछ पदाधिकारी थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वाली हैं अभी मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों सीमाओं की जो सुरक्षा करता था उनको प्रांतिपाल के रूप में जाना जाता था। गिरिद्वारों के रक्षकों को घट्टपाल के रूप में जाना जाता था। व्यक्तियों पर जो निगरानी रखता था उसको हमारा वर्मपाल के रूप में जाना जाता था। तो आप लोग इनको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद के जो कुछ अधिकारी और हैं, जैसे नदी घाटों पर आगमन की सुविधा पर जो कर वसूले जाते थे तो उसको नरपति कहा जाता था। और अगर देखा जाए तो दोस्तों कार्तिकेयपुर सेना को 4 भागों में भी विभाजित की गई थी, जिसमें आपकी जो सेना थी उनको किस किस नामों से अगर जाना जाता था तो दोस्तों पदातिक थी, एक जो पैदल सेना हमारी नायक गौलमिक के रूप में चलती थी। दूसरी जो अश्वारोही थी सर्वोच्च नायक जो आपके अश्व बलाधिकृत होते थे। तीसरे आपके गजारोही थी जो नायक हस्त बलाधिकृत होते थे। और उष्ट्रारोही कहने का मतलब है नायक उष्ट बलाधिकृत, कहने का मतलब पदातिक जो पैदल चलने वाले सेना थे हमारे। अश्वारोही की अगर बात करें जो घोड़ों पर सवार थे। गजारोही जो आपके हाथियों पर होंगे। और उष्ट्रारोही जो आपके ऊँटों पर सवार होने वाले व्यक्ति थे। तो उनको इस तरीके से उन नामों से वहाँ पर जाना जाता था। तो दोस्तों हमने लगभग बहुत कम शब्दों में कार्तिकेयपुर राजवंश को अभी डिस्कस किया है। जब हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, जब ऐतिहासिक अध्ययन में चलेंगे, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों की छूट चुकी हैं, जो बहुत सी चीज़ें हैं मैंने आपको नहीं बताई हैं, तो उनके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम शक्ति थी। तो दोस्तों उत्तराखंड पर जो शासन करने वाली प्रथम शक्ति थी वो हमारी कुनिंद शासकों के रूप में देखने को मिलती है। कुनिंद शासकों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक बार थोड़ा सा और देखते हैं कि कुनिंद शासकों के बारे में कुछ अन्य और क्या जानकारियाँ हमें मिल सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे कुनिंद लोग हैं ये मौर्यों के समकालीन हमें देखने को मिलते हैं। और जो मौर्यों की जो हमें या फिर कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन हैं, इसकी जानकारी अगर कहाँ से मिलती है अगर बात बोलेंगे तो दोस्तों ये हमें
कालसी अभिलेख से देखने को मिलती है। और उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक जो शक्ति थी वो आपकी कुनिंद ही देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो आपका अमोघभूति है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। और महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है और कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ के रूप में जाना गया है। कुनिंदों की जो राजधानी थी दोस्तों वो कलकूट के रूप में यानी कि कालसी के रूप में जानी जाती है। और कुनिंदों की दूसरी जो राजधानी है वो शत्रुघ्न थी। अच्छा दोस्तों, शत्रुघ्न जो आपको अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न कहने का मतलब है कि ह्वेनसांग के द्वारा शत्रुघ्न किसको कहा गया था, तो दोस्तों उत्तरकाशी शहर के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया गया था। कुनिंद लोग जो थे दोस्तों वो शैव धर्मी मतालंबी के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे कुनिंदों की जो मुद्राएं थी, हमने उन पर भी डिस्कस किया था कि दोस्तों कुनिंदों की कितने प्रकार की मुद्राओं से उनकी होने का प्रमाण पता चलता है, तो 3 प्रकार की थी। एक तो आपकी अमोघभूति प्रकार की थी, दूसरी आपकी अल्मोड़ा और तीसरी आपकी चैत्रेश्वर प्रकार की थी। दोस्तों जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसके जो मुद्राएं हैं जो मिली हैं उनको वहाँ पर रखा गया है। साथ ही अगर बात करेंगे दोस्तों जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी उन पर किस किस के नाम देखने को मिलते हैं, तो हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जो आसेक था, गौमित्र था, और इसके बाद 2 अन्य जो हरिदत्त और शिवदत्त थे, इनके बारे में हमने डिटेल में जो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों अमोघभूति की जो मुद्रा है उसमें मृग और लक्ष्मी का चित्र भी अंकन देखने को मिलता था। और कुनिंदों के जो अधिशास्त्री देव हैं वो क्षेत्रेश्वर या फिर भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं, इसके बारे में हमने बात करा था। और अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। अगर शकों के निवास की पुष्टि की अगर बात करेंगे तो उसके बाद कटारमल का सूर्य मंदिर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों लगभग कुनिंदों से संबंधित हमने कल भी एक वीडियो में डिस्कस किया था और आज भी हमने फिर से दोबारा उस पर डिस्कस कर लिया है, तो अब आप लोग इसको नहीं भूलेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। फिर देखिएगा किस अभिलेख से यह पुष्टि होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। अब दोस्तों इसके बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि जो हमारे कुनिंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे, तो दोस्तों ये हमारा कालसी अभिलेख से होता है। कालसी के बारे में हमने विशेष आज चर्चा करी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे लगभग इसके बारे में और बताना चाहिए। फिर देखिएगा कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा या फिर सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों अमोघभूति था। अमोघभूति के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा करी है कि अमोघभूति हमारा सबसे शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ अमोघभूति प्रकार की एक रजत और ताम्र की मुद्रा भी इसने अपनी चलाई थी, जिसकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में देखी जाती है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141 है कि पहली सती ईस्वी पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, तो दोस्तों शकों का अधिकार हो गया था अमोघभूति की मृत्यु के बाद। और शकों के निवास की पुष्टि अगर कहाँ से मिलती है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों शकों के निवास की जो पुष्टि है वो हमें अल्मोड़ा में जो स्थित है कटारमल सूर्य का मंदिर, वहाँ से शकों के निवास की पुष्टि होती है और वहीं से शक संवत का जो प्रारंभ है वो भी देखने को मिलता है। फिर देखिएगा अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर किस क्षेत्र में है या फिर किसके आधिपत्य से प्रमाणित करता है, तो दोस्तों अभी जस्ट हम बात कर ही रहे हैं कि शकों के निवास की पुष्टि या फिर शकों के इस क्षेत्र में आने के कारण ही इसका आधिपत्य फिर प्रमाणित होने का एक प्रमाण मिलता है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143 पे, शकों के बाद राज्य में तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हुआ, तो दोस्तों कुषाणों का जो अधिकार है, शकों के बाद उत्तराखंड में कुषाणों का अधिकार देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँगा कुषाणों से संबंधित तो देखते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग कुषाणों के बारे में भी जान। अगर देखा जाए तो दोस्तों कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं वो वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से हमें प्राप्त देखने को मिलते हैं। अगर वीरभद्र देखें तो दोस्तों ये हमारा ऋषिकेश जनपद में पड़ता है। मोरध्वज की अगर मैं बात करूं तो कोटद्वार में, और गोविषाण की बात करें तो दोस्तों ये कोटद्वार काशीपुर को हमारा कहा जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर से जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उनका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और कुषाणों का जो शक्तिशाली शासक था वो आपका कनिष्क था, ये आप लोग याद रखिएगा। कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो आपका कनिष्क के रूप में जाना जाता है, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया और कनिष्क का पुरोहित पतंजलि था। अगर देखा जाए दोस्तों तो कुषाण शासक जो वासुदेव थे उनकी 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण के टीले पर प्राप्त हुई, और जो कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं वो शिव और नंदी के चित्र पर अंकित की गई थी। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि कुषाणकालीन जो मुद्राएं थी उन पर किस चीज़ का अंकन करा गया था, तो ये शिव और नंदी के चित्र का अंकन उसमें देखने को मिलता है। अच्छा अगर देखा जाए तो 7 कुषाण जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो खटीमा से हमारी प्राप्त होती है, जिन पर वशु नामक राजा का नाम भी मिलता है। तो दोस्तों कुषाणों से रिलेटेड ज़्यादा जानकारियाँ हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत अगर हमें जो मिलती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है।
और जब कुषाणों के बाद अगर किसका शासन रहता है तो दोस्तों कुषाणों के बाद फिर हमारा यहाँ पर किसका देखने को मिलेगा, तो वो आपके यौधेय जो वंश है उसका शासन यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कहता है कि 6ठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार किया। तो दोस्तों जो कन्नौज के मोखरी हैं, मोखरियाओं हैं, उनके द्वारा 6ठी शताब्दी के बाद उत्तराखंड पर अधिकार करने का श्रेय इनको जाता है। अगर दोस्तों कन्नौज के मौखरी वंशों के बारे में अगर थोड़ी सी बहुत जानकारी अगर देखें तो दोस्तों जो उत्तराखंड में नागों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया था। अब उत्तराखंड में जो नाग वंश हमारा चला था, बिबू नाग, अंशु नाग, जो आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले, तो उसमें जो नाग वंश थे उनको कन्नौज के जो मौखरी वंश थे उन्होंने परास्त किया था। और मौखरी वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपके ग्रह वर्मा के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी हत्या के बाद जो मौखरी राज्य है उसको बहनोई हर्षवर्धन ने अपने अधीन कर लिया था। और उत्तराखंड में फिर हर्षवर्धन वंश का अपना एक शासन चलने लग गया, जिसको हमारा थानेश्वर या फिर हर्षवर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। मौखरियाओं के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, जैसे कि हर्षवर्धन जो वंश है या फिर थानेश्वर का जो हर्षवर्धन वंश है उसके बारे में डिस्कस करी जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों बाणभट्ट के जो हर्षचरित पुस्तक है उसमें उत्तराखंड आने का वर्णन इनका मिलता है। और हर्षकालीन चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे हमारे, वो हिमालय के पोहिमोपुलो या फिर ब्रह्मपुर राज्य में इनका भी जिक्र देखने को मिलता है। अगर देखा जाए दोस्तों ह्वेनसांग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया है। और कनिंघम ने आधुनिक गढ़वालों कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ही हमारा ब्रह्मपुर कहा है। वहीं अगर ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा तो हरिद्वार के लिए मोइलो कहा तथा जिसका क्षेत्रफल 20 लीटर चीनी माप के बराबर बताया गया है। तो जो ये किताबें हैं, जो ये पुस्तकें हैं या फिर जो ये रचित ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से ही जो थानेश्वर या फिर हर्षवर्धन वंश है उसके उत्तराखंड में आने की जो हमें जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की, उसने इस राज्य को क्या कहा। तो दोस्तों हमने इससे पहले देख लिया है, पोली मोपुलो यानी कि कनिंघम ब्रह्मपुर के रूप में इसको प्रयोग करते हैं उत्तराखंड के लिए। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है कि ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया। तो दोस्तों इसने मोइलो या फिर मयूरपुर के रूप में इसका प्रयोग किया और 20 लीटर चीनी माप के आसपास इसका जो क्षेत्रफल है वो बताया गया था। फिर देखिएगा उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर जो राजवंश है उसको हमारा पहला ही राजवंश उत्तराखंड का माना जाता है। आप लोग ये जरूर इसको याद रखिएगा, इससे पहले हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर देखिएगा कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि क्या है। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं की जो लिपि है वो आपकी कुटिला देखने को मिलती है। मैंने इनकी जो भाषा है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया है कि जो राजभाषा है वो आपकी संस्कृत होगी और जो इनकी लोक भाषा है वो आपकी पाली देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 150 को अगर देखें तो दोस्तों 300 वर्षों के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी बनी। तो दोस्तों कहाँ पर बनी थी, ये बैजनाथ पर बनी थी। वर्तमान अगर कहाँ पर है तो दोस्तों ये बागेश्वर जनपद पर हमारा स्थित है। शुरुआत के जो 300 वर्ष हैं तब तक उसकी जो राजधानी है वो चमोली के जोशीमठ में रहती है। उसके बाद के 300 वर्षों के जो बाद है वो आपकी बैजनाथ बागेश्वर जनपद में उसकी जो राजधानी है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर देखिएगा हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों हरिद्वार से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है उसको स्कंद पुराण में केदारखंड के नाम से जाना जाता था। इससे पहले हमने केदारखंड और मानसखंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। स्कंद पुराण में नंदा पर्वत से कालागिरी तक के जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको मानसखंड के रूप में जाना जाता है। मानसखंड को कुमाऊं और केदारखंड को गढ़वाल के रूप में भी देखने को मिलता है। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको ब्रह्मपुर कहा जाता है, खसदेश कहा जाता है और उत्तरखंड के रूप में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है वो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और ऑनलाइन के फॉर्मेट में हम लोग डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। कि आप लोगों को ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।